Good morning, students. I hope you are fit and fine at your home. Today in this section, we're going to discuss about Bohr's atomic model. Niels Bohr, he was a famous scientist who gave this model after the drawback or failure of Rutherford atomic model. कल हमने Rutherford atomic model का drawback देखे थे. मैं एक बार रिवाइज आपको करवा देता हूँ. रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि उसमें रदरफोर्ड ने ये कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन एलिप्टिकल ऑर्बिट्स एंड दे आर एक्सेलरेटेड. वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? एक्सेलरेटेड होते हैं, उनमें स्पीड होती है, आप कह सकते हैं. सो अगर हम इस चीज़ को कंसिडर करें तो अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ये कहती है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है और वो एक्सेलरेट हो रहा है, ठीक है, तो क्या होगा? इट स्टार्ट रेडिएटिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, स्टार्ट इमिटिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस. वो चार्ज पार्टिकल जो स्पीड अप हो रहा होगा वो क्या करेगा? एनर्जी छोड़ेगा. किसके फॉर्म में एनर्जी छोड़ेगा? रेडिएशंस के फॉर्म में एनर्जी छोड़ेगा. और अगर ऐसा होता है तो क्या हो जाएगा? जो इलेक्ट्रॉन हैं वो रिवॉल्व करते 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि वो न्यूक्लियस के अंदर जाके कोलैप्स हो जाएंगे. कोलैप्स यानी अनस्टेबल हो जाएगा हमारा एटम, इट विल डिसइंटीग्रेट. पर एज सच ऐसा होता नहीं है एटम के साथ. एटम स्टेबल होता है, ये हम जानते हैं. सो अब ये ज़रूरत पड़ी कि इसमें क्लैरिफिकेशन की जानी चाहिए, इसमें कुछ ना कुछ बदलाव किया जाना ज़रूरी है. तो नील बोर ने सारे एस्पेक्ट्स को, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को, इन सबको ध्यान में रखते हुए अपनी एक थ्योरी दी. इसको बोर्स एटॉमिक थ्योरी, बोर्स एटॉमिक मॉडल कहा जाता है. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? उसका पहला पोस्टुलेट, हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, उसके पोस्टुलेट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. द फर्स्ट पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल, वो पहला पोस्टुलेट क्या है बोर्स एटॉमिक मॉडल का? पहला पोस्टुलेट है कि एटम कंसिस्ट ऑफ, एन एटम consists of small and heavy small and heavy nucleus, heavy positively charged nucleus in the center, and the electrons revolve around it in circular orbits. ये पहली बात रदरफोर्ड बोर एटॉमिक मॉडल में कही गई कि जो एटम है उसके सेंटर में क्या है? एक पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस है. जो एटम है वो किससे बना हुआ है? एक पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस से बना हुआ है जो सेंटर में है. ओके, एंड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करते हैं? उसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं सर्कुलर ऑर्बिट्स में. ठीक है, इट इज़ नॉट एलिप्टिकल ऑर्बिट जैसा रदरफोर्ड ने कहा था. वो ऑर्बिट कैसे हैं? सर्कुलर ऑर्बिट है. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? कैसे हैं? सर्कुलर ऑर्बिट्स, दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. देन नेक्स्ट पॉइंट हम जो यहाँ पे देख रहे हैं वो ये आता है कि वैसे तो कई सारे सर्कुलर ऑर्बिट पॉसिबल है, ठीक है, बट इलेक्ट्रॉन किस में रिवॉल्व करते हैं? उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं जिनकी एनर्जी फिक्स है. फिक्स्ड एनर्जी के ऑर्बिट्स में ही इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं. वैसे बहुत सारे ऑर्बिट्स पॉसिबल हो सकते हैं. अंडरस्टैंड? तो आप इसमें ये लिख सकते हैं, लार्ज नंबर ऑफ ऑर्बिट्स आर पॉसिबल, लार्ज नंबर ऑफ ऑर्बिट्स आर पॉसिबल around the nucleus
but electrons revolves in fixed energy orbits। यानी कि जिनकी एनर्जी फिक्स होती है उन्हीं ऑर्बिट्स में क्या है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं। वैसे कई सारे ऑर्बिट्स पॉसिबल हैं बच्चों, ठीक है, वैसे तो कई सारे ऑर्बिट्स पॉसिबल हो सकते हैं, बट इलेक्ट्रॉन किस में रिवॉल्व करेंगे, उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेंगे जिनकी एनर्जी क्या है, फिक्स है। ओके, सो दिस वाज द अनदर पॉइंट। अब इसमें क्या है, जो सर्कुलर ऑर्बिट्स इनको नाम भी दिया, इनको अब क्योंकि इनकी एनर्जी फिक्स्ड है, इन ऑर्बिट्स की एनर्जी फिक्स है, तो इनके लिए इनको क्या कह दिया, दीज एनर्जी ऑर्बिट्स आर आल्सो नोन एज एनर्जी लेवल्स। दीज ऑर्बिट्स are also known as energy levels। इनको क्या बोला, एनर्जी लेवल्स भी बोला, और स्टेशनरी स्टेट्स आप कह सकते हैं, स्टेशनरी स्टेट्स कहा। अंडरस्टैंड, क्योंकि एनर्जी फिक्स है तो इसलिए इनको क्या नाम दे दिया, एनर्जी लेवल और स्टेशनरी स्टेट्स कह दिया गया। इनको नंबर भी दिया गया, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा सेंट्रल में न्यूक्लियस है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो इनको नाम दिया गया 1 2 3 ऐसे ही बोला गया, या KLMN ऐसे भी इनको नाम दिया गया, KLMN और 1 2 3। ये आपको पता होगा, आपने 10th में भी देखा है, जब आप कन्फिग्रेशन लिखा था आपने, एटम्स का कन्फिग्रेशन जो आपने लिखा था 10th में, वहाँ पे भी आपने ये देखा है KLMN या 1 2 3, दीज आर नोन एज एनर्जी शेल्स, एनर्जी लेवल्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये उनका सेकंड कंसिडरेशन था, सेकंड पॉइंट था जो बोर ने यहाँ पे दिया था। ओके, अब हम अगला हमारा पॉइंट देखते हैं। इसके अंदर क्या है पॉइंट बोर्स एटॉमिक मॉडल में। नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा बोर एटॉमिक मॉडल में आता है, दैट इज यू कैन से अब यहाँ पे जो बोर थे उन्होंने बेसिकली जो कंसिडरेशन ली थी वो हाइड्रोजन एटम के लिए ली थी, ठीक है। तो हाइड्रोजन के यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। हाइड्रोजन के लिए उन्होंने एनर्जी भी बताई, एनर्जी लेवल्स की एनर्जी भी बताई कि द डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, द एनर्जीज of different energy levels in case of hydrogen atom are given by the formula। उन्होंने फॉर्मूला दिया एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए एनर्जी लेवल जो भी एनर्जी लेवल की उसको कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला दिया जिसको बोर्स फॉर्मूला कहते हैं। बोर्स फॉर्मूला याद रखिए सिर्फ हाइड्रोजन के लिए था। द एनर्जी En इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखा उन्होंने माइनस, दिस वाज द कांस्टेंट क्वांटिटी, दैट वाज 2 पाई स्क्वायर me टू द पावर 4 एंड n स्क्वायर h स्क्वायर। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर क्या है आप देख सकते हैं, n एनर्जी लेवल है, En एनर्जी लेवल को कहा गया है, h हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट आप जानते हैं, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये कांस्टेंट क्वांटिटीज ली। अब इससे निकल के क्या सामने आया, जब इनकी वैल्यूज पुट की गई तो इनसे निकल के क्या सामने आया, जो En की वैल्यू है हमारे पास वो यहाँ पे निकल के सामने आई हमारे पास, दैट वाज अराउंड -21.8 इंटू 10 टू द पावर -19 डिवाइड बाय n स्क्वायर। n को यहीं पे ऐसे ही रखते हैं क्योंकि यहाँ पे n एनर्जी लेवल है, क्योंकि वो वेरी करता रहता है, एनर्जी लेवल को ही लिया गया n, वो वेरी कर सकता है 1 2 3 4, इसलिए यहाँ पे n ही ले रहे। जूल, यहाँ पे एनर्जी जो आएगी वो जूल पर एटम में आएगी, ठीक है। तो आप जूल में भी मेजर कर सकते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी लिया जा सकता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये एनर्जी कितनी हो जाएगी, मोस्टली आपने ये टर्म देखा होगा बुक्स में, -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम।
ये -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू कितना होता है 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 होता है चिल्ड्रन, ठीक है। ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है, तो इसकी जब वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं इसमें, ठीक है, तो हमें किस में मिल जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिल जाएगा ये कंडीशन। ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में -13.6 अपॉन n स्क्वायर, और ये किस में, जूल पर एटम में है 21.8 इंटू 19 अपॉन n स्क्वायर। मोस्टली यू सी दिस टर्म, मोस्टली आपको ये टर्म देखने को मिलता है, सो यू कैन रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। तो ये क्या वैल्यू है, ये एनर्जी लेवल की वैल्यू है, किसके लिए, फॉर हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के लिए जो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं उनके लिए इन्होंने, बोर ने क्या है, एक फॉर्मूला दिया कि आप इसके थ्रू क्या कैलकुलेट कर सकते हो, एनर्जी ऑफ एटम कैलकुलेट कर सकते हो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में फॉर हाइड्रोजन एटम। ये बात ध्यान रखिए, फॉर हाइड्रोजन एटम ये आप कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ से। n इक्वल टू 1 पुट करोगे तो फर्स्ट एनर्जी लेवल की आ जाएगी, n इक्वल टू 2 पुट करोगे तो सेकेंड एनर्जी लेवल की एनर्जी आ जाएगी। अंडरस्टैंड स्टूडेंट? फॉर एग्जाम्पल आपको जैसे मान लो फर्स्ट एनर्जी लेवल में कैलकुलेट करना है आपको फर्स्ट एनर्जी लेवल में अगर आपको कैलकुलेट करना है तो ये कितना आ जाता है, n इक्वल टू 1 पुट कर दो यहाँ पे, n इक्वल टू 1 पुट करोगे तो E इक्वल टू क्या जाएगा, -13.6 डिवाइड बाय 1 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाय इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, और ये आ जाएगा -13.6। तो फर्स्ट एनर्जी लेवल में कितनी एनर्जी होती है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अंडरस्टैंड? तो फर्स्ट की आ गई, सेकेंड की आएगी तो n इक्वल टू 2 पुट कर दो वहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में हाइड्रोजन के लिए यहाँ से एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो। सो दिस इज द फॉर्मूला। ओके स्टूडेंट्स, ये है। देन जब एनर्जीज कैलकुलेट हो गई, एक और चीज हम यहाँ पे बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, जब एनर्जीज कैलकुलेट कर सकते हैं हम यहाँ से, तो हमें ये भी आइडिया हो गया कि कौन सा एनर्जी लेवल की हायर है, कौन से की लोअर है। भाई हमें फॉर्मूला मिल गया एनर्जी फाइंड करने का, दैट इज -13.6 डिवाइड बाय n स्क्वायर। तो यहाँ से आपको क्या है, जब एनर्जी हर एक लेवल की आप कैलकुलेट कर सकते हो, हर एक लेवल की एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो, यहाँ से ये पता चल गया आपको कि किसकी एनर्जी ज़्यादा है, फर्स्ट एनर्जी लेवल की ज़्यादा है कि सेकंड की ज़्यादा है कि थर्ड की ज़्यादा है, के एल एम एन किसकी ज़्यादा है उसके अंदर। तो यहाँ से जब कैलकुलेशन की तो हमें पता चला कि जो आपका के है उसकी लोअर होती है एनर्जी, फिर उससे ज़्यादा एल की, फिर एम की, फिर एन, इट गोज ऑन लाइक दिस, ठीक है। जैसे जैसे हम बाहर की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे एनर्जी जो होती है एनर्जी लेवल की वो क्या होती है, बढ़ती जाती है। अंडरस्टैंड? तो फर्स्ट एनर्जी लेवल की एनर्जी सबसे कम, सेकंड की उससे ज़्यादा, थर्ड की उससे ज़्यादा, फोर्थ की उससे ज़्यादा। तो इससे क्या होता है, एनर्जी लेवल जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उनकी एनर्जी भी क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ यहाँ से पता लगी हमें, यहाँ पर हमने इसको कैलकुलेशन किया, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे एक और आप ये कह सकते हो कि जो हाइड्रोजन लाइक एटम्स है, यहाँ पे एक और पॉइंट दिया गया, जो हाइड्रोजन के जैसे एटम्स हैं, हाइड्रोजन जैसे एटम्स का मतलब है मेरा यहाँ पर कि जिनमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो वो एटम जिनके पास क्या है, हाइड्रोजन की तरह एक ही इलेक्ट्रॉन है, जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ले सकते हैं हीलियम पॉजिटिव आयन, लिथियम 2 पॉजिटिव आयन। अब इनके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन बचो, हाइड्रोजन हीलियम, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक दे दिया He पॉजिटिव बनाया तो एक ही इलेक्ट्रॉन है। लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 दे दिए, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है। तो ये हाइड्रोजन जैसी एटम हो गए ना, क्योंकि हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन, इनके पास भी एक इलेक्ट्रॉन। तो जो हाइड्रोजन जैसे एटम्स हैं, ये भी बोर ने वहां पे कहा कि उनकी भी एनर्जी क्या है, आप इसी से कैलकुलेट कर सकते हो बाय द सेम फॉर्मूला। बाय दिस फॉर्मूला यू कैन कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ दीस एटम्स, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने किलोजूल का वो भी दिया, किलोजूल में भी आप निकाल सकते हो इसको, अगर आप किलोजूल में निकालना चाहते हो। En इज इक्वल टू -1312 Z स्क्वायर डिवाइड बाय n स्क्वायर। तो आप इसको किस में निकाल सकते हो, किलोजूल में भी आप इसको निकाल सकते हो, दैट इज किलोजूल पर मोल, ठीक है। किलोजूल में भी निकाला जा सकता है, ये भी ध्यान रखिए। Z एटॉमिक नंबर है, Z इज एटॉमिक नंबर हेयर, n एनर्जी लेवल हो ही गया, तो आप किलोजूल में भी निकाल सकते हो। बाकी ये भी ये ऐसे भी निकाल सकते हो, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये किलोजूल में, डिपेंड्स अपॉन यू। तो हाइड्रोजन जैसे जो एटम्स हैं, जैसे लिथियम 2 पॉजिटिव है या हीलियम पॉजिटिव है, दे हैव द सेम एनर्जी फॉर्मूला एज दैट ऑफ द हाइड्रोजन। जैसा हाइड्रोजन का है वैसा ही इनका फॉर्मूला है, बिकॉज इनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों के अंदर सेम है। स्टूडेंट्स ये बात ध्यान रखिए आप यहाँ पे, दिस इज द पॉइंट फॉर हियर, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ पे आ जाता है।
फिर क्या है, एक और बात यहाँ पे बताई उन्होंने, ठीक है, वो क्या थी कि जो आपके हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स हैं उनका जो रेडियस है वो भी कैलकुलेट, उसका भी एक यहाँ पे इन्होंने फॉर्मूला दिया टू कैलकुलेट द रेडियस। इसको इसमें ले लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट बना लेते हैं यहाँ से, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स, उनके रेडियस के लिए भी इन्होंने फॉर्मूला दिया, एनर्जी के लिए फॉर्मूला दे दिया, रेडियस के लिए भी फॉर्मूला दे दिया। रेडियस का फॉर्मूला आपका यहां पे ही निकाला इन्होंने, ए नॉट जेड स्क्वायर ए नॉट एन स्क्वायर, सॉरी ए नॉट एन स्क्वायर अपॉन जेड, ए नॉट एन स्क्वायर अपॉन जेड, ये फॉर्मूला उन्होंने किसके लिए दिया। यहाँ ए नॉट की वैल्यू कांस्टेंट होती है बच्चों, ठीक है, दैट इज टेकन इज 52.9 पिकोमीटर, 52.9 पिकोमीटर ए नॉट की वैल्यू यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट ली है। एन यहाँ पे एनर्जी लेवल है, ये आपको पता है, और जेड एटॉमिक नंबर यहाँ पे लिया जाता है। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द रेडियस टू हाउ कैन यू कैलकुलेट द रेडियस ऑफ एन हाइड्रोजन लाइक एटम। हाइड्रोजन लाइक एटम के रेडियस, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के जैसे एटम्स के रेडियस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बाय दिस फॉर्मूला। इसको बोर्स रेडियस भी बोलते हैं, इसको बोर्स रेडियस भी कहा जाता है। R इज इक्वल टू ए नॉट एन स्क्वायर अपॉन जेड, ये जो फॉर्मूला यहाँ पे हमने लिया है, ठीक है, ये एक नेक्स्ट पॉइंट हमारा बन गया, ठीक है। आगे जो है अगला जो पोस्टुलेट है इसका, दैट इज अबाउट द वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट पोस्टुलेट जो आएगा, द वेलोसिटीज, वेलोसिटीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवलिंग इन द circular orbits is given as, सर्कुलर ऑर्बिट्स में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं उनकी वेलोसिटी जो है वो कैसे गिवन जाती है, v नॉट इज इक्वल टू vn, सॉरी vn इज इक्वल टू, हम इसको लिखते हैं v नॉट इंटू जेड अपॉन एन, v नॉट इंटू जेड अपॉन एन, ठीक है। अब इसमें क्या है, n एनर्जी लेवल हो गया, z एटॉमिक नंबर हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। V नॉट की वैल्यू कांस्टेंट है, वो आपको बता देते हैं यहाँ पे। V नॉट जैसे वहाँ पे A नॉट की वैल्यू कांस्टेंट थी, यहाँ V नॉट की वैल्यू कांस्टेंट है। V नॉट की वैल्यू यहाँ पे होती है 2.188 इंटू 10 टू दी पावर 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसको आप मीटर वगैरह में कन्वर्ट कर सकते हैं, डजंट मैटर, ठीक है। V नॉट की वैल्यू कांस्टेंट है 2.188 इंटू नंबर 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। Z एटॉमिक नंबर हो गया, और आपका N जो है नंबर ऑफ वो एनर्जी लेवल जहां पे वो इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है, वो यहां पे आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो ये किसका फॉर्मूला है, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रैवलिंग इन द सर्कुलर ऑर्बिट, जिसमें ट्रैवल करा उसकी वेलोसिटी का फॉर्मूला है, आप निकाल सकते हैं उसकी वेलोसिटीज। ओके स्टूडेंट्स, इसके फर्दर और एक पोस्टुलेट है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, आई होप आपको समझ में आएगा। इन केस कोई प्रॉब्लम आती है यू कैन कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू।